प्रिय श्रोताओं, आपको कविता और ध्रुपद की एक नई यात्रा पर ले जाऊंगा। इस यात्रा में आपको एक नई अनुभूति होगी, क्योंकि कवि श्री राजेश जोशी की कविताएं और गुंदेचा बंधु के आलाप का यह प्रयोग पहली बार किया गया है। लीजिए इस प्रयोग पर प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक श्री विजय बहादुर सिंह का वक्तव्य। जब भी कोई नया कवि आता है, उसके साथ वह सच्चाइयाँ भी साथ साथ चली आती हैं जो उस समय की मनुष्यता की पहचान हुआ करती हैं। हम जानते हैं कि ये सच्चाइयाँ सब की सब मिठास से भरी ही नहीं, कुछ कुछ कसैली और कभी कभी जरूरत से ज़्यादा तीखी भी हुआ करती हैं। एक सचेत और जिम्मेदार कवि अपनी कविता में जब इन्हें नागरिकता सौंपता है, तब हम उसे उसके इसी संसार से पहचानने और अपने कवि के रूप में मंजूर करने की मनस्थिति में आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई कवि लोक हृदय के इस आसन पर बिठाया जा चुका हो, तो मान लेना होगा कि वह हमारा अपना प्रिय कवि है, जिस पर समय और समाज भरोसा करते हैं। राजेश जोशी हमारे समय के ऐसे ही एक भरोसेमंद, प्रिय और लोक प्रतिष्ठित कवि हैं। अपनी कई चर्चित शुरुआती कविताओं यथा बिजली सुधारने वाले, बच्चे काम पर जा रहे हैं या फिर मेरठ शीर्षक कविता के अलावा बाद के दिनों में लिखी उनकी बहुप्रिय कविता इत्यादि तक उन्होंने जो यात्रा की है, उसमें जितनी उम्मीदें, खुशियां और सपने हैं, उदासियां, विषाद और चिंताएं भी कुछ कम नहीं हैं। इस रूप में उनकी कविता अपने समय का एक ऐसा दस्तावेजी प्रतिचित्र रचती चलती है, जिसमें जितना यथार्थ बोध है, उतनी ही नसीहतें भी हैं। फिर भी कवि की आस्था की लौ कभी धीमी नहीं पड़ती। वह जानता है कि कविता का भी कृष्ण पक्ष के अलावा एक शुक्ल पक्ष होता है और कविता इन दोनों ही के बीच से अपना वह रास्ता निकालती रहती है जिसे कविता का रास्ता कहते हैं। अन्य कई प्रतिभाशाली कवियों की तरह कवि राजेश जोशी भी यह जानते हैं कि कविता केवल इतिहास के तथ्यों से नहीं बनती, न वो नीरस सच्चाइयों से जिन्हें चाहे अनचाहे हमें जीना पड़ता है। विपरीत इसके वह उन संवेदनाओं से उपजती है जो मानव मन की मार्मिक भंगिमाओं की कोख में पला करती हैं। कविता इस रूप में अपने समय के संसार को देखने, दिखाने और अनुभव करने का वह अविराम सिलसिला है जो बगैर किसी कवि या लेखक के संभव नहीं ही हो पाता। राजेश जोशी हमारे समय के एक ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से इसे संभव किया है। अपने समय के अन्य समान धर्मा कवियों से वह इस अर्थ में अलग भी हैं कि उनकी कविता कैसी भी कलात्मक या बौद्धिक वाचालता से साफ साफ बचकर निकलती हुई उस सचमुच के संसार से आत्मीय और जीवंत संवाद करती है, रिश्ता बनाती है जो हमारे चारों ओर है, हमारा है और जिसे हम बाकायदा जानते बूझते हैं। इस अर्थ में राजेश किसी फरिश्ते या लाइट हाउस की तरह नहीं, हमारी यात्रा के सहज किंतु भरोसेमंद सहचर के रूप में आते हैं, ठीक हमारे बगलगीर बनकर, दूसरी शब्दावली में कहें तो साथी बनकर। जब कभी वे अपनी कविता में उड़ान भरते हैं या सपनों की किसी अदृश्य घाटी में कूदने की मनस्थिति में आते हैं, उनके अनुभवों की यथार्थ भूमि उनकी कल्पनाओं की लीला भूमि का साथ नहीं छोड़ती। उनका कहना भी है कि कविता केवल कल्पनाओं की लीला भूमि नहीं, जिंदगी और समय की हकीकतों की भी संयुक्त भूमि है। इसीलिए उनकी कविता हमें बार बार जिंदगी के करीब ले आती है, किंतु इस अदा से कि हम जितने करीब पहुंचते जाते हैं, उतने ही भाव सचेत और भाव समृद्ध भी होते चले जाते हैं। जीवन की जानी पहचानी हकीकतों,
काव्य प्रतिभा की खूबसूरत छलांगों की इस घाटी में उतरकर ही हम महसूस कर पाएंगे कि सभ्यता के इस बर्बर समय में कविता की उपस्थिति कितनी मुफीद और ज़रूरी है। राजेश जोशी की कविताएं सुनते हुए और उनसे बातचीत करते हुए आप इस अनुभव से अवश्य गुजरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस परिकल्पना के बारे में जानेंगे श्री उमाकांत गुंदेचा और श्री रामाकांत गुंदेचा से। इस प्रस्तुति में ध्रुपद आलाप और कविता को साथ साथ सुनाने का प्रयास किया गया है। कविता को कवि की आवाज में सुनना एक नया अनुभव देगा। आमतौर से अभी तक केवल इस तरह की कविता को पढ़ा ही जाता रहा है। हमें उम्मीद है कि इस प्रयास से श्रोताओं का एक नया समूह कविता और ध्रुपद दोनों से ही जुड़ेगा। खास तौर से आज की नई युवा पीढ़ी का रुझान साहित्य और संगीत की ओर बढ़े, इसे ध्यान में रखकर यह प्रयास किया गया है। कविता का शीर्षक है बिल्लियाँ। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं और बन जाएं तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पाँव की आवाज़ नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आँखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूं। राजेश जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जन्म तो मेरा नरसिंहगढ़ में हुआ। नरसिंहगढ़ मेरा ननिहाल था। मेरे छोटे नाना वहाँ डॉक्टर थे, लेकिन हमारा पैतृक घर भोपाल में था। भोपाल उस समय तक एक छोटी सी रियासत था। मेरे बाबा भोपाल रियासत में धर्म व्यवस्थापक थे। उन्हें धर्मशास्त्री कहा जाता था। ये नवाबी रियासत में ऐसा प्रावधान था। बाबा के निधन के बाद मेरे पिता भी काफ़ी समय तक इस पद पर रहे। हालांकि मेरे पिता आज़ादी के बाद डिस्पोजल ऑफिसर थे। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज रुखसत हुए तो उनके बचे हुए सामान को डिस्पोजल के लिए मेरे पिता को डिस्पोजल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में वे भोपाल ट्रेजरी में ट्रेजरी ऑफिसर रहे। हम 5 भाई और एक बहन थे। भाई बहनों में मेरा नंबर 5वां था। मेरे बाबा को हिंदी और संस्कृत के अलावा उर्दू भाषा भी आती थी। मेरे पिता भी संस्कृत के विद्वान थे। उन्हें भी उर्दू और गुजराती का ज्ञान था
उन्होंने भी शुरुआती दिनों में कविताएं लिखी थीं, लेकिन बाद में वे निबंध लिखने लगे। उन्होंने करीब 300 से अधिक लेख और टिप्पणियां लिखी, संस्कृत से कई अनुवाद किए, आकाशवाणी से संस्कृत समाचारों का वाचन भी किया। इस तरह का एक मध्यम वर्गीय परिवार हम लोगों का था और हम लोग लंबे समय से भोपाल में ही रहे। कविता का शीर्षक है प्रजापति। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। मैं चाहता हूं मेरा फटा पुराना जूता भी दिखे वहां पूर्णिमा के पूरे चांद की तरह। एक साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा, छोटी छोटी विकृतियां और अंतर्विरोध भी दिखें वहां फूली हुई नसों वाले राक्षसों से इतने विभत्स और दैत्याकार कि आसानी से की जा सके उनसे घृणा, की जा सके नफरत। मुझे पसंद हैं वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मुझे पसंद हैं वे विदूषक जो मंच पर आने से पहले ही रंग लेते हैं अपना पूरा चेहरा। मैं चाहता हूं बेहद थका और ऊबा हुआ फोरमैन भी जब अपने घर में घुसे तो बदल जाए तत्काल उसका चेहरा अपनी 5 बरस की बेटी के पिता की तरह। बदल जाएं लोगों के चेहरे जब वे मेरी कविता में आएं। बदल जाएं लोगों के चेहरे जब वे मेरी कविता में आएं। हीरे की तरह चमकती हुई दिखें लोगों की बहुत छोटी छोटी अच्छाइयाँ कि आत्महत्या करता आदमी पलटकर दौड़ पड़े जीवन की ओर चिल्लाता हुआ। कुछ नहीं है जीवन से ज्यादा सुंदर, जीवन से ज्यादा प्यारा, जीवन की तरह अमर। मैं चाहता हूं कि कविता के भीतर फैली आसमान की टेबल पर मैं जब सूरज के साथ चाय पी रहा हूं तो एक विशाल समुद्र की तरह दिखे मेरा कप। आपकी कविता का परंपरा से क्या रिश्ता है? वह उससे कहाँ जुड़ती है और कहाँ अपने समय के सवालों से संवाद करती है? मैंने विधिवत रूप से 70 के आसपास लिखना शुरू किया। लगभग इन्हीं दिनों नक्सल कविता के चर्चित कवि वेणुगोपाल का भोपाल आना हुआ और उनसे मेरी मित्रता हो गई। ये एक ऐसा समय था जब हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का नया आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी समय लघु पत्रिकाओं का आंदोलन भी शुरू हुआ। मैं वस्तुतः इसी आंदोलन से जुड़ा और इस तरह हिंदी की प्रगतिशील परंपरा से मेरी कविता का रिश्ता बना। हालांकि मुझे लगता है कि इस नए आंदोलन का प्रगतिवाद के विस्तार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए इसे, वो उससे थोड़ा सा भिन्न भी है, क्योंकि इस बीच में मुक्तिबोध और शमशेर जैसे नई कविता के अनेक कवि आ चुके थे। तो हमारी कविता अपनी पूरी परंपरा के विधिवत आकलन की कोशिश करती है और अपनी भाषा की कविता की पूरी परंपरा को आत्मसात करते हुए अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है। हमारी कविता ने अपने समय के तमाम सवालों से जूझते हुए कविता को मैं कह सकता हूं कि और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का एक काम किया।
शीर्षक है बिजली सुधारने वाले। अक्सर झड़ी के दिनों में जब सन्नाट पड़ती है बौछार और अंधड़ चलते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं कई तार, या बिजली के खंभे पर कोई नंगा तार पानी में भीगता चिंगारियों में चिटकता है। एक फूल आग का बड़े तारे सा झरता है अचानक उमड़ आई अंधेरे की निधि में। मोहल्ले के मोहल्ले गुप्त अंधेरे में डूब जाते हैं। वे आते हैं बिजली सुधारने वाले, पानी से तरबतर टोप लगाए, पुरानी बरसातियों की दरारों और कॉलर से रिश्ता पानी अंदर तक भिगो चुका होता है। उन्हें भीगते भागते वे आते हैं अंधेरे की दीवार को अपनी छोटी सी टार्च से छेदते हुए। वे आते हैं हाथों में रबर के दस्ताने चढ़ाए, साइकिल पर लटकाए एल्यूमिनियम की फोल्डिंग नसेनी, लकड़ी की लंबी छड़ और एक पुराने झोले में तार, पेंचकस, टेस्टर और जाने क्या क्या भरे हुए। वे आते हैं खंबे पर टिकाते हैं अपनी नसेनी को लंबा करते हुए और चीनी मिट्टी के कानों को उमेटते एक एक करके खींचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, फिर कस देते हैं किसी में एक पतला सा तार। एक बार फिर जगमग हो जाती है हर घर की आंख। वे अपनी नसेनी उतार कर बढ़ जाते हैं अगले मोहल्ले की तरफ, अगले अंधेरे की ओर, अपनी सूची में दर्ज शिकायतों पर निशान लगाते हुए। आपने जो काव्य भाषा चुनी है उसका प्रसाद, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय और नागार्जुन की काव्य भाषा से क्या संबंध है? वैसे देखा जाए तो जो आधुनिक हिंदी है, जो हमारी आज की हिंदी है, उसका इतिहास बहुत छोटा है। कहा जा सकता है कि ये भाषा दुनिया की शायद सबसे युवा भाषा, सबसे कम उम्र की भाषा, इसलिए इसका विकास भी बहुत तेज गति से हुआ। निराला या प्रसाद से आज तक आते हुए उसने लगभग छलांग लगाते हुए बहुत बड़े रास्ते तय किए। स्वयं निराला नए पत्ते की कविताओं तक आते हुए हिंदी का जो तद्भव रूप है उसे स्वीकार कर चुके थे। हमारी कविता भाषा में इसी रूप का एक तरह से विस्तार होता है। जो तद्भव रूप आ रहा था निराला की नए पत्ते की कविताओं में, उसी का जो आगे विकास हुआ, जो आगे की कविता में विकास हुआ, उसी का और अधिक विकास संभवतः हम लोगों की कविता में हुआ। कविता का शीर्षक है जन्म। ऊंट की पीठ पर अपनी खटिया बांधकर चल देंगे अभी बंजारे, दूर तक उनके साथ साथ जाएगी मेरी बेचैन आत्मा। धूप के साथ सरकती किसी पेड़ की छांव में डाल देंगे वे अपना डेरा,
और पकाएंगे बाटियां और दाल। छाह के साथ सरकते रहेंगे वे दिन भर, घड़ी की सुइयों के साथ जैसे सरकता है समय। कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं वे साधारण चीजें जिनके सहारे चलता है ये महाजीवन। कितनी अनमोल, कितनी अद्वितीय होती हैं वे साधारण चीजें जिनके सहारे चलता है ये महाजीवन। वो छोटी सी काली हंडिया जिसमें पकाई जाती है दाल और रख ली जाती हैं जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ। पुराने अखबार का वो कोई छोटा सा टुकड़ा जिसमें बांध कर रखा जाता है नमक। इतने सहेज कर रखती है वे बंजारन औरत नमक को, कागज में बांध लिया हो जैसे उसने पूरा अरब सागर। बंजारों ने अभी डेरा डाला है मेरे घर के इन सामने। बंजारों ने अभी डेरा डाला है मेरे घर के इन सामने। किसी फल की फांक की तरह आसमान पर लटका है कार्तिक की सप्तमी का चांद। सड़क के एक किनारे पान की गुमटियों के पीछे एक छोटे से टाट की आड़ और लालटेन की मध्यम रोशनी में बंजारन बहू ने जन्म दिया है अभी अभी एक बच्चे को। आप कविता की ओर क्यों मुड़े? जैसा मैंने पहले ही कहा कि मेरे पिता ने भी कुछ दिन तक कविताएं लिखी थी। मेरे एक बड़े भाई भी कविताएं लिखते थे। एक तो घरेलू प्रभाव भी था, फिर उस समय के कवि सम्मेलनों का भी एक खास तरह का प्रभाव था। और 70 के आसपास जब उस समय के चर्चित कवि वेणुगोपाल से मित्रता हुई, तो मैं जो बचपन से कविता का संस्कार मेरे मन में था, उसके और वेणुगोपाल से मिलने के बाद मैं कविता की तरफ मुड़ता चला गया। ये एक कविता है नट। ये संस्कृत के एक सुभाषित को सुनकर लिखी गई कविता है। नट। दीमकें जगह जगह से खा चुकी हैं तुम्हारे बांसों को, भूख खा चुकी है तुम्हारा सारा बदन। कदमों को साध कर चलते हो जिस रस्सी पर, इस छोर से उस छोर टूट चुके हैं उसके रेशे, जर्जर हो चुकी है वो रस्सी। जब जब शुरू करते हो तुम अपना खेल, कहीं बहुत करीब से आती है यम के भैंसे के खुरों की आवाज, कहीं बहुत पास सुनाई पड़ती है उसके गले में लटकी घंटियां। नट, क्या कभी डर नहीं लगता तुम्हें? नट, क्या कभी डर नहीं लगता तुम्हें? आशंका से कभी कांपते नहीं क्या तुम्हारे पांव? सच कहते हो बाबू, एकदम सच। पर जरा कहो तो, युद्ध में बार बार घाव पर घाव सहते क्या कम जर्जर हुई है ये पृथ्वी? कीड़ों मकोड़ों और चूहों ने क्या कम खाया है इस पृथ्वी को? पर कौन डरता है बाबू इस धरती पर चलते हुए? क्या यहां कम साध कर चलना पड़ते हैं पांव? जीवन की जोत पर जब तक टिकी रहें आंखें, कौन डरता है यमराज के भैंसे से? जीवन की जोत पर जब तक टिकी रहें आंखें, कौन डरता है यमराज के भैंसे से? मैं इस जर्जर रस्सी पर नहीं बाबू, भरोसे की डोर पर चलता हूं दिन रात।
पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी आप मार्क्सवाद की ओर क्यों झुके? इसके क्या कारण रहे? भोपाल में शाकिर अली खान का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था। मेरे एक मित्र के चाचा बालकृष्ण गुप्ता जो थे वो कम्युनिस्ट नेता थे। उनसे हम लोगों के एक तरह के पारिवारिक रिश्ते भी बने मित्रता के कारण। फिर मैं जब नौकरी करने लगा तो बैंक ट्रेड यूनियन में सक्रिय हो गया। धीरे धीरे मथुरा बाबू, मोहिनी देवी, गोविंद बाबू, ये सब जो उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके संपर्क में आया। कुल मिलाकर ये सिलसिला बढ़ता गया। जब साहित्य की तरफ मुड़ा तो वेणुगोपाल के संपर्क में आया। नक्सलबाड़ी विद्रोह के साथ ही एक तरह का प्रगतिशील साहित्य का नया आंदोलन शुरू हो गया था। कुछ वातावरण का प्रभाव और कुछ मैं कह सकता हूँ कि मेरे स्वभाव ने भी शायद मुझे मार्क्सवाद के करीब आने में मदद की होगी। कविता है मैं उड़ जाऊंगा। भोपाल गैस त्रासदी के बाद हरी सब्जियां सभी प्रदूषित हो गई थी और उन्हें खाने से मना किया गया था। इसका संदर्भ इस कविता में जुड़ा है। मैं उड़ जाऊंगा। सबको चकमा देकर एक रात मैं किसी स्वप्न की पीठ पर बैठकर उड़ जाऊंगा। सबको चकमा देकर एक रात में किसी स्वप्न की पीठ पर बैठकर उड़ जाऊंगा। हैरत में डाल दूंगा सारी दुनिया को। सब पूछते बैठेंगे कैसे उड़ गया, क्यों उड़ गया। तंग आ गया हूं मैं हर पल नष्ट हो जाने की आशंका से भरी इस दुनिया से। तंग आ गया हूं मैं हर पल नष्ट हो जाने की आशंका से भरी इस दुनिया से। और भी ढेर तमाम जगह हैं इस ब्रह्मांड में। मैं किसी भी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाऊंगा। मैं तो कभी का उड़ गया होता। मैं तो कभी का उड़ गया होता। चाय की गुमटियों और ढाबों में गर्म होते तंदूर पर सिकती रोटियों के लालच में मैं हिलका रहा इतने दिन। ट्रक ड्राइवरों से बतियाते हुए मैदान में पड़ी खटियों पर गुजार दी मैंने इतनी रातें। क्या ये सुनने को बैठा रहूं धरती पर कि पालक मत खाओ, मेथी मत खाओ हरी सब्जियां। मैं सारे सपनों को गूंथ कर एक खूब लंबी नसेनी बनाऊंगा और सारे भले लोगों को ऊपर चढ़ाकर हटा लूंगा नसेनी। ऊपर किसी ग्रह पर बैठकर ठेंगा दिखाऊंगा मैं सारे दुष्टों को। कर डालो जैसे करना हो नष्ट इस दुनिया को। मैं वहीं उगाऊंगा हरी सब्जियां और तंदूर लगाऊंगा। देखना एक रात मैं सचमुच उड़ जाऊंगा। आपने पहली कविता कब लिखी, कुछ याद है? पहली कविता तो कभी बचपन में लिखी होगी। उसकी तो अब कोई स्मृति नहीं है कि वो कब किस उम्र में लिखी गई होगी, पर मुझे लगता है कि मैं शायद 7वीं या 8वीं क्लास में रहा हूँगा तब लिखी होगी। लेकिन जब विधिवत लिखना शुरू किया तो ये लगभग 1972 के अंतिम दिनों की बात है जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी।
ये कविता राजस्थान से हरीश भादानी एक मैगजीन निकाला करते थे, पत्रिका निकालते थे जिसका नाम वातायन था, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। तो मूलतः पहली कविता 1972 में लिखी गई। अगली कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्बे मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपके लिए कविता के प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं? पूरा जीवन ही कविता का प्रेरक तत्व है। कोई भी घटना, कोई भी दृश्य, कोई भी विचार, यहां तक कि कभी कभी कोई एक शब्द भी किसी कविता का प्रेरक तत्व हो सकता है। बचपन की कोई स्मृति, किसी व्यक्ति की याद भी प्रेरक तत्व हो सकती है। मेरी एक कविता है दादा खैरियत। दादा खैरियत एक अधपगले इंसान थे। वे दादा खैरियत कहने से चिढ़ते थे। उन्हें बचपन में कई बार देखा था। एक दिन अचानक उनकी याद खो गई और एक कविता का जन्म हो गया। मुझे अपने शहर से बहुत लगाव रहा है। मेरी कई कविताएं अपने शहर को लेकर हैं। तो ऐसी कोई भी चीज कविता की प्रेरणा हो सकती है।
अगली कविता है बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता। उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज, चांद और सितारों को अलग अलग जगह रखा। उन्होंने बनाए बहुत नीले आसमान, फिर सूरज, चांद और सितारों को अलग अलग जगह रखा। पेड़ इतने हरे बनाए उन्होंने जितना हरा उन्हें होना चाहिए, या जितने हरे रहे होंगे वे कभी हमारी धरती पर। फिर पहाड़ों, नदियों और झरनों को उन्होंने अलग अलग जगह रखा। उन्होंने मकान, सड़कें और पुल भी बनाए जिन्हें ईश्वर ने भी नहीं बनाया था कभी। फिर उन्होंने बनाई बसें, स्कूटर और कारें, साइकिल चलाते और पैदल चलते लोग भी बनाए उन्होंने। चीजों को बनाते चले जाने के उत्साह में इतना ज्यादा भर गया चित्र कि गेंद को रखने की कोई जगह ही नहीं बची चित्र में। तब समझ आया उन्हें कि बड़ों ने कैसी कैसी गलतियां की हैं इस दुनिया को बनाने में। कविता का अपना संघर्ष क्या है और चुनौतियां क्या है? कविता को अपने समय की प्रवृत्तियों को समझना होता है, उन्हें आत्मसात करना होता है। मुक्तिबोध ने कहा था कि कविता एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। उसे अभिव्यक्ति संपदा की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करना होता है। मुझे लगता है कि किसी भी समय के कवि को अपने समय के लिए ऐसे रूपक तलाश करना होते हैं जिससे वे अधिक से अधिक अपने समय के जो अंतर्विरोध होते हैं और जो विडंबनाएं होती हैं उन्हें प्रकट कर सके। मुक्तिबोध ने 3 बिंदुओं पर जोर दिया था। एक, तत्व के लिए संघर्ष। दूसरा, अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष। और तीसरा, दृष्टि के विकास का संघर्ष। कविता के लिए जो आवश्यक संघर्ष है वही उसकी चुनौतियां भी हैं। कम से कम कहना चाहिए कि उसकी आंतरिक चुनौतियां तो वही होती हैं जो उसका संघर्ष होता है। बाकी बाहरी बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। किसी भी समाज की जो चुनौतियां होती हैं वो कविता के लिए भी चुनौतियों का काम करती हैं। अगली कविता है करबला। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की। पानी पियो तो शुक्रिया अदा करो बादलों का, नदियों, तालाबों और समुंदरों का। शुक्रिया अदा करो समुंदरों का, समुद्रों का पानी पीने के काम ना आए तो भी। पानी पियो तो शुक्रिया अदा करो कुम्हारों का, जिन्होंने बनाए पृथ्वी की तरह गोल मटके और बहुत सुंदर सुराहियां कि जिनकी गर्दनें सुंदर स्त्रियों की तरह पतली और लंबी हैं। पानी पियो तो सोचो, पानी पियो तो सोचो, काटी तो नहीं तुमने दूसरों की नहरें। किसी की प्यास के रास्ते में तुम यजीद तो नहीं। पानी पियो तो याद करो उस शख्स को, तपते रास्तों में जिसने दिया गुड़ और पानी, जिसने रास्तों में बिठाई ठंडे पानी की सबीलें। उसका शुक्रिया अदा करो, उसका भी जिसने कम से कम इच्छा की प्याऊ लगाने की।
पानी पियो तो सोचो, पानी पियो तो सोचो, खारा तो नहीं हुआ है तुम्हारी आत्मा का जल। पानी पियो तो सोचो, नन्हे अली असगर के बारे में सोचो, कहीं अंधे तीर में तो नहीं बदल गई है तुम्हारी घृणा। क्या आपको लगता है आप जैसे कवियों को भीड़ भरे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करना चाहिए? मुझे हमेशा लगता है कि किताब या पत्रिका में पढ़े जाने के साथ ही कविता का वाचन भी बहुत जरूरी है, उसे किया जाना चाहिए। कविता की एक वाचिक परंपरा रही है। किसी चिंतक ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन उसकी गति जो होती है वो स्पाइरल सीढ़ी की तरह होती है। अगर हम बड़े मंच फिलहाल ना भी बना सकें, तो नई प्रौद्योगिकी ने इसे संभव कर दिया है कि हम पुरानी वाचिक परंपरा को नए रूप में, और बल्कि कहना चाहिए कि गुणात्मक रूप से ज्यादा व्यापक बना सकते हैं, ज्यादा व्यापक, ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। अब एक कवि को उसी की आवाज में हजारों श्रोता अलग अलग जगहों पर एक साथ सुन सकते हैं। वैसे अगर सार्थक मंच बने तो मुझे श्रोताओं के समक्ष कविता पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। इससे कई बार अपनी कविताओं की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो भी पता लगती हैं। अगली कविता है बर्बर सिर्फ बर्बर थे। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास किसी धर्म की कोई ध्वजा नहीं थी। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था। नहीं थे उनके पास दुख या पश्चाताप जैसे शब्द। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ आए। हिंदी कविता की समूची परंपरा में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? किन कवियों से दूर और किन कवियों के पास? निराला, नागार्जुन और मुक्तिबोध को मैं अपने सबसे करीब पाता हूं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि मैं किसी भी महत्वपूर्ण कवि से अपने को दूर पाता हूं। जिनके पास पाता हूं उसके अनेक कारण हो सकते हैं। जीवन को देखने का उनका ढंग शायद वह पहला और बड़ा कारण है जो मुझे मेरी कविता के लिए रास्ते तलाशने में मदद भी करता है। निराला और नागार्जुन बार बार अपने ही द्वारा जो उनने अर्जित किया है, जो फॉर्म उनने अपनी कविता के लिए जो अर्जित करते हैं, उसका ही वो ध्वंस भी करते हैं। यहाँ कहने का ढंग जो है उसमें बहुत विपुलता है, न केवल जीवन की विपुलता है बल्कि फॉर्म की विपुलता भी निराला और नागार्जुन के यहाँ इतनी अधिक है, और वो मुझे बहुत आकर्षित करती है कि एक कवि को अगर ऐसा हो सकना चाहिए जैसा कि निराला या नागार्जुन रहें।
अगली कविता है उसकी गृहस्थी। उसकी गृहस्थी। थकी हारी लौटी है वापिस से अभी, टिफिन बॉक्स को रसोई में रखती है, मुंह पर पानी के छींटे मारती है, बाहर निकल आई लट को वापस खोंचती है बालों में, आंखों को होले से दबाती है हथेलियों से, उठती है और रसोई घर की ओर जाने को होती है। मैं कहता हूं बैठो तुम, आज मैं चाय बनाता हूं। मेरी आवाज की नोक मुझी को चुभती है। गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाता हूं और दूसरे ही पल आवाज लगाता हूं, सुनो शक्कर किस डब्बे में रखी है और चाय की पत्ती कहां है। साड़ी का पल्लू कमर में खोंचती हुई वो आती है, मुझे हटाते हुए कहती है, हटो तुम्हें नहीं मिलेगी कोई चीज। होंठों को तिरछा करती अजीब ढंग से मुस्कुराती है। मुश्किल है उस मुस्कुराहट का ठीक ठीक अर्थ समझा पाना। जैसे कहती हो यह मेरी सृष्टि है, जैसे कहती हो ये मेरी सृष्टि है। तुम नहीं जान पाओगे कभी कि किन बादलों में रखी हैं बारिशें, किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है, यह तो मैं हूं कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। कविताओं के अलावा भी कुछ लिखा है आपने? कविताओं के अलावा मैंने बहुत सारा गद्य लिखा है, कहानियां लिखी हैं, नाटक लिखे हैं जो खेले भी गए हैं, और आलोचना भी लिखी है जिसकी दो किताबें हैं, एक कवि की नोटबुक और एक कवि की दूसरी नोटबुक के नाम से। और हाल में ही एक मैंने मुक्त आख्यान भी लिखा है, जो कहना चाहिए कि बहुत सारी विधाओं का, जैसे आत्मकथा और उपन्यास और सबका कुछ मिश्रित फॉर्म उसे कहा जा सकता है। उसका नाम है किस्सा कोता। तो वो हाल में मैंने लिखा है, जो किस्सा कोता के नाम से प्रकाशित भी हुआ है। अगली कविता है पीठ की खुजली। अभी अभी लौटा हूं सारे काम धाम निपटाकर, रात का खाना खाकर, अभी अभी कपड़े बदलकर घुसा हूं होटल के बिस्तर में, और रह रह कर पीठ में खुजली हो रही है। रह रह कर आ रही है इस समय तुम्हारी याद। काम आ सकती थी जनेऊ इस समय, पर उसे तो बहुत पहले ही छोड़ाया पैतृक घर की खूंटी पर। कोई बैलगाड़ी भी नहीं यहां कि जिसके पहिए से टिक कर खुजला लूं अपनी पीठ। जहां तक जा सकता है ले जाता हूं,
खींच कर पीठ पर अपना हाथ, लेकिन ये नामुराद खुजली हर बार और आगे खिसक जाती है मेरे हाथ की पहुंच से। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। मेरे हाथ की हद के आगे से शुरू होती है तुम्हारी हथेली की याद। याद ने भी क्या कारण खोजा है आने के लिए घर से इतनी दूर इस गुलाबी शहर में। खाने में आपको क्या पसंद है? मैं शाकाहारी हूँ, सादा खाना खाना पसंद करता हूँ, और क्योंकि भोपाल भी मालवा का ही एक तरह का हिस्सा है और नरसिंहगढ़ जहाँ मेरा जन्म हुआ वो भी मालवा में ही आता है, तो मालवा से गहरा संबंध रहा है। इसलिए नाश्ते में जैसे पोहा जलेबी जो मालवा का बड़ा प्रिय नाश्ता है वो भी मुझे पसंद है, और खाने में कभी कभी जैसे दाल बाफला या दाल बाटी भी बहुत पसंद है। कविता का शीर्षक है नाना की साइकिल। मुझसे पहले छोटे मामा ने चलाया था इसे आखिरी बार। कितने ही बरस बीत गए, मामा को विदेश गए, तब से ये यूं ही पड़ी थी बेकार। नाना ने खरीदा था इसे जब वे कॉलेज गए थे पहली बार। नानी मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन एक दिन उसने ये साइकिल मुझे दे दी कि ठीक ठाक कराकर चलाना तू ही से। नाना जब डॉक्टर हुए इसी साइकिल से जाते थे अस्पताल। पीढ़ियों में इसी तरह हस्तांतरित होती थी चीजें, आदतें और आवास। माँ कई बार बिल्कुल नानी की तरह लगती थी और पिता बाबा की तरह अचकन पहनकर। मैं साइकिल चलाते हुए नाना की तरह नहीं लगता था। मैं साइकिल चलाते हुए नाना की तरह नहीं लगता था। मेरी आवाज़ मेरे पिता से मिलती थी बहुत ज़्यादा, और मेरी नाक नानी की तरह थी। मैं कई महीने अपने वजीफे के पैसे लगाता रहा इस साइकिल में, एक एक कर बदल डाले सारे कलपुर्जे और रंग। अब कोई नहीं कह सकता था इसे देखकर कि ये वही साइकिल है जिसे कभी नाना चलाते थे, लेकिन आज भी सब कहते थे इसे नाना की साइकिल। नाना को मरे कितने बरस बीत गए, नाना को मरे कितने बरस बीत गए। मुझ में तो कुछ भी नाना की तरह नहीं, लेकिन जब भी गांव जाता हूं हर कोई यही कहता है डॉक्टर साहब का नाती आया है। पुरखों की पहचान से ही पुकारते हैं हम लोगों को, हमारी आवाज में बची रहती है हमारे पुरखों की गूंज। क्या आप फिल्में देखते हैं और कैसी फिल्में पसंद हैं? फिल्में कॉलेज के दिनों में तो बहुत सी देखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो बहुत कम हो गया है। अच्छी फिल्में देखने की सुविधाएं यहाँ बहुत कम हैं। फिर भी अगर कोई सार्थक फिल्म देखने को मिले तो अवश्य देखना पसंद करता हूँ। पिछले दिनों जिस तरह पान सिंह तोमर या मद्रास कैफे जैसी फिल्में आईं, वो आपको विचार के लिए भी उकसाती हैं, एक तरह से आपको प्रवोक करती हैं। तो ऐसी फिल्में देखना मुझे पसंद है जो आपको कहीं ना कहीं समृद्ध करती हों, संवेदना के स्तर पर भी और विचार के स्तर पर भी।
ते तारा ना नो रे ना आना ना ते तारा ना रे रा ना 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 ते ता रा अगली कविता है बहन। बचपन में जब बहन अपने ससुराल जाने लगती तो मैं बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर बहुत रोता। मैं उसका बक्सा पकड़कर लूम जाता और मचलने लगता। मुझे समझाना जब बहुत मुश्किल हो जाता और डांट का भी मुझ पर कोई असर नहीं होता तो लालच दिया जाता और मैं अक्सर उसमें फंस जाता। 2 पैसे की पीपरमेंट की गोलियों के लालच में मैं नुक्कड़ की दुकान तक भाग जाता और इसी बीच बहन चुपके से तांगे में बैठकर चली जाती। शादी से पहले वो ही मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। हर दिन वे अलग अलग ढंग से मेरे बाल ओंछती। माँ ये काम कभी नहीं कर पाती। वह रहती थी तो मुझे पहाड़े लिखने में मदद करती। कभी कभी तो वे खुद ही मेरे पहाड़े लिख दिया करती। 13 के पहाड़े पर आकर मेरी गाड़ी हमेशा अटक जाती और उसके बाद के तो ज़्यादातर पहाड़े कठिन होते। गणित वाले महेश माट साहब से मुझे बहुत डर लगता था। वो उंगलियों में पेंसिल फंसाकर जब उन्हें दबाते तो मेरी चीख निकल जाती। मैं बहुत देर तक अपनी उंगलियां सहलाता रहता और बहन के चले जाने पर तब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता। मैं कभी नहीं समझ पाता था कि जब सारे लोग घर में रहते हैं तो एक बहन ही बार बार क्यों चली जाती है। मेरे जन्म के बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता कि जब मैं पैदा हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर वही सारे मोहल्ले को बता आई थी कि भैया हुआ है, कि उसी ने मेरे पैदा होने पर थाली बजाई थी। वह रहती थी तो लगता था कि मैं सुरक्षित हूँ। किसी बात पर डांट या मार पड़ने पर वे कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती और मुझे पकड़ कर ले जाती। शुरू में ससुराल जाने से कुछ देर पहले ही उसका रोना शुरू हो जाता। देहरी पर वे माँ के गले लगकर बहुत जोर से रोती। माँ को समझाने वाली स्त्रियां बार बार यही कहती, बेटियों को तो जाना ही होता है कि वे पराया धन है। मैं इन वाक्यों के बार बार हिज्जे करने की कोशिश करता पर कभी कुछ भी समझ नहीं पाता। न जाने उसके भीतर इतना रोना कहाँ छिपा हुआ था। न जाने उसके भीतर इतना रोना कहाँ छिपा हुआ था कि वे कभी भी रो सकती थी, जबकि सब उसको हंसने पर टोकते रहते थे। दिन जैसे जैसे बीतते गए उसका रोना कम होता गया। पता नहीं कब मैंने अपने बाल अपने आप पोंछना सीख लिया, कब मैं अपने पहाड़े अपने आप लिखने लगा, कब ससुराल बहन का अपना घर हो गया। फिर एक दिन उसकी गोद में उसका बच्चा सोने लगा। फिर वे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने लगी, उनका होमवर्क कराने लगी। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके बगैर रहना सीख गया। अब एक ही शहर में रहते हुए मैं उससे फ़ोन पर बात करता हूँ। फ़ोन पर बात करता हूँ। कभी कभी बचपन के किस्से निकल आने पर वह हंसती है और मैं भी कुछ झेपता हुआ सा हंसता हूँ।
रा अगली कविता है रात किसी का घर नहीं। रात गए सड़कों पर अक्सर एक न एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया होता है। रात गए सड़कों पर अक्सर एक न एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया होता है। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो घर का रास्ता तो जानता है पर अपने घर जाना नहीं चाहता। एक बूढ़ा मुझे अक्सर रास्ते में मिल जाता है। कहता है कि उसके लड़कों ने उसे घर से निकाल दिया है, कि उसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। लड़कों के बारे में बताते हुए वे अक्सर रुआंसा हो जाता है और अपनी फटी हुई कमीज को उघाड़कर मार के निशान दिखाने लगता है। कहता है उसने बचपन में भी अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके बच्चे उसे हर दिन पीटते हैं। कहता है कि वे अब कभी लौटकर अपने घर नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे लगता है कि उसने यूं ही गुस्से में बोल दिया था ये वाक्य। अपमान पर हावी होने लगती है एक अनिश्चितता, एक भय अचानक घिरने लगता है मन में। थोड़ी देर बाद वे अपने आप से ही हार जाता है। दूसरे ही पल वह कहता है कि अब इस उम्र में वह कहाँ जा सकता है। वह चाहता है मैं उसके लड़कों को जाकर समझाऊं कि लड़के उसे वापस घर आ जाने दें, कि वे चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा, कि वे बाजार के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने का काम तो वे करता ही रहा है कई साल से। वे चुप हो जाता है, थक कर बैठ जाता है। जैसे ही लगता है कि उसकी बात पूरी हो चुकी है, वे फिर बोल पड़ता है। कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी कभी चिड़चिड़ा जाता हूँ। सारी गलती लड़कों की भी नहीं है, सारी गलती लड़कों की ही नहीं है। वे मन के इतने बुरे भी नहीं हैं, हालात ही इतने बुरे हैं। उनका भी हाथ तंग रहता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो पूरा समय उन्हीं के साथ बीत जाता है। फिर अचानक वे खड़ा हो जाता है। कहता है हो सकता है वे मुझे ढूंढ रहे हों। उनमें से कोई ना कोई थोड़ी देर में ही मुझे लेवाने आ जाएगा। आप अगर मेरे लड़कों में से किसी को जानते हो तो उससे कुछ मत कहिएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बुदबुदाते हुए वे आगे चल देता है। रात किसी का घर नहीं होती, रात किसी का घर नहीं होती। किसी बेघर के लिए, किसी घर से निकाल दिए गए बूढ़े के लिए, मेरे जैसे आवारा के लिए रात किसी का घर नहीं होती। उसके अंधेरे में आंसू तो छिप सकते हैं कुछ देर, लेकिन सिर छिपाने की जगह वे नहीं देती। मैं उस बूढ़े से पूछना चाहता हूं, पर पूछ नहीं पाता कि जिस तरफ वे जा रहा है, क्या उस तरफ उसका घर है। जलेश, प्रलेश और दलित लेखन आदि संगठनों से हिंदी लेखन का क्या भला हुआ? आपकी क्या राय है? लेखक संघ का काम अपने समय के जो सांस्कृतिक विमर्श होते हैं उसमें हिस्सेदारी करना होता है। वे लेखक बनाने का काम नहीं करता। मुझे लगता है कि किसी भी समय में चलने वाले वैचारिक संघर्ष के लिए इस तरह के संगठनों की आवश्यकता होती है। संगठन मूर्त भी हो सकते हैं और कई बार अमूर्त भी हो सकते हैं। कुछ घोषित संगठन होते हैं और कुछ अघोषित संगठन होते हैं। सांस्कृतिक संस्थान भी एक तरह के वैचारिक संगठन होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो विचार की दुनिया में जो संघर्ष के काम होते हैं, वो लेखक संघों का हिस्सेदारी उसमें लेखक संघों की होती है और वही उनका मुख्य काम भी है। तेता रे
रनानु कवि का काम। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना। पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है। आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते उतने ही पारदर्शी शब्द। बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द। और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वे चुप ही लगे। इसके लिए बहुत महीन हुनर की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है। कविता है मेरठ 87। ये मेरठ में हुए 87 के सांप्रदायिक दंगों के बारे में पढ़ते हुए लिखी गई कविता है 1987 में। मेरठ 87। जब जब किसी स्टेशन पर रुकती है रेलगाड़ी, खिड़कियों से झरती हैं आवाज़ें और कौनती हैं बत्तियां। खिड़की से दूर बैठा बूढ़ा पूछता है खिड़की के पास बैठे लड़के से, कौन सा स्टेशन है भैया? खिड़की से बाहर झांकता है लड़का, पढ़ता है स्टेशन का बोर्ड, कहता है मेरठ। हर स्टेशन पर पूछता है बूढ़ा, कौन सा स्टेशन है भैया? हर स्टेशन पर बाहर झांकता है लड़का, पढ़ता है बोर्ड और कहता है मेरठ। मेरठ मेरठ मेरठ। पीली बत्तियों वाली बोगी में ठसाठस भरे लोग बुदबुदाते हैं। मेरठ से कब बाहर निकलेगी ये रेलगाड़ी?
कविता है संयुक्त परिवार। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है, घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है, घर के ताले में उसकी पर्ची खुशी है। आया होगा न जाने किस काम से वह, न जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को। चली गई हैं सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ। रास्ते में हो सकता है कहीं उसने पानी तक ना पिया हो। सोचा होगा शायद उसने कि यहीं मेरे साथ पिएगा चाय। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहां बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे। लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे सारे भाई बहन। कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था घर में। पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था और हर आने वाले को पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की। ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा घर से। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। टूटने के क्रम में टूट चुका है बहुत कुछ, बहुत कुछ। अब इस घर में रहते हैं इन मीन 3 जन। निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ, घर सूना छोड़कर। ये छोटा सा एकल परिवार। कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरे को काटने को दौड़ता है घर। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है चोरों को। कम हो रहा है मिलना जुलना, कम हो रही है लोगों की जान पहचान। सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते लोग। तार से आ जाती हैं बधाई और शोक संदेश। बाबा को जानता था सारा शहर, बाबा को जानता था सारा शहर। पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता मेरा पड़ोसी मेरे नाम से। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं परिवार के सारे लोग एक साथ। टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है।